सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग राजकोषीय नीति एवं बजट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पर आधारित हैं। पहला सवाल, प्रश्न पहला है, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी संबंधित है। पहला ऑप्शन मौद्रिक नीति से, दूसरा ऑप्शन बैंकिंग व्यवस्था से, तीसरा ऑप्शन आर्थिक प्रगति योजना से, चौथा ऑप्शन सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। इसका आंसर हो जाएगा सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है, डी नंबर ऑप्शन। आप जानते हैं जो राजकोषीय नीति सरकार की आय एवं व्यय से संबंधित रणनीतियों को कहते हैं। इसके माध्यम से सरकार अपने राजकोष का प्रबंधन करती है ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की सामान्य कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? पहला ऑप्शन है सांख्यिकी विभाग, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, चौथा ऑप्शन आर्थिक मामलों का विभाग। इसका आंसर जो है वित्त मंत्रालय। इसका आंसर होगा बी। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के दिशा निर्देश में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक दस्तावेज है जो पिछले वर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि और भविष्य की योजना व रणनीति का एक ड्राफ्ट को प्रस्तुत करता है। तो आशा है जो आप सेकंड क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल है, बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इसका आंसर है सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, आपको पता ही है। और बजट जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। और वर्ष 2017 से जो बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और बजट का संविधान में कहीं पे जिक्र नहीं है। बजट के स्थान पे आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। पहला ऑप्शन वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर, दूसरा ऑप्शन वित्त आयोग की अनुशंसा पर, तीसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर, चौथा ऑप्शन नाबार्ड की अनुशंसा पर। इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के पश्चात जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग की चर्चा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। दूसरा कथन है, पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन केवल 2 और चौथा ऑप्शन न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा केवल 2। इसका आंसर केवल 2 होगा। आप जानते हैं जो बजट का जो है सार्वजनिक आय को, बजट में सार्वजनिक आय जो भी होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग?
तो एक होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है एक होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है पूंजीगत पूंजीगत प्राप्ति। और आप ये जानते हैं जो राजस्व प्राप्ति जो है, ये प्राप्ति परिसंपत्ति की देयता को प्रभावित नहीं करती है। और अगर परिसंपत्ति देयता को प्रभावित नहीं करती है तो ये भावी पीढ़ी के लिए कोई भार भी उत्पन्न नहीं करता है। और पूंजीगत प्राप्ति जो है, ये प्राप्ति परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करता है। और अगर परिसंपत्ति देयता को प्रभावित करता है तो इसमें होता क्या है, जो परिसंपत्ति कम हो जाती है लेकिन देनदारी बढ़ जाती है। और देनदारी अगर बढ़ जाती है तो पूंजी प्राप्ति जो है ये भावी पीढ़ी के लिए भार उत्पन्न कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो अगर उधार लेते हैं हम ऋण के रूप में, विश्व बैंक से ही उधार लेते हैं अगर कोई सरकार, तो वे आगे आने वाले जो भी सरकार होंगे तो उन्हें उनकी अदायगी के लिए भावी पीढ़ी पर भार डालता है ये पूंजीगत प्राप्ति जो भी है। तो इसमें आपने पहला कथन जो है कहा है, जो राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है, तो ये गलत है। परिसंपत्ति देयता को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा कथन है पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है, तो ये बिल्कुल सही है। पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर जैसे कि उधार हो गया, विनिवेश हो गया, ये सब अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो कथन 2 जो है वो सही है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन वित्त आयोग और चौथा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। आंसर वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन है, यानी आय और पब्लिक एक्सपेंडिचर के उचित नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित स्वरूप प्रदान करने की जो सरकारी नीति है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। और भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और सरकार सार्वजनिक खर्च, कराधान, सार्वजनिक ऋण आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करता है। तो आशा है जो आप प्रश्न 6 समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? ये प्रस्ताव बेसिकली ये जो है राजनीति से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है। लेकिन प्रश्न है यहाँ पे, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव, चौथा ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव। इसका आंसर क्या होगा? किसका संबंध संघीय बजट से है? तो आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। अब कट मोशन का संबंध जो है वो संघीय बजट से है। और जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है, तो उसी को हम लोग कट मोशन कहते हैं या कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और ये जो दोनों है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ये किसी व्यापक लोक महत्व का जो मुद्दा रहता है, लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और निंदा प्रस्ताव के बारे में पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, दूसरा ऑप्शन सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, तीसरा ऑप्शन भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए और चौथा ऑप्शन विदेशी ऋण कम करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य मेनली यही है। तो भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास का प्रोत्साहन देना ही है।
और घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देती है, जिससे कि आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिल सके। मेनली यही उद्देश्य रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन पूर्ण रोजगार, दूसरा ऑप्शन मूल्य स्थिरता, तीसरा ऑप्शन अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, चौथा ऑप्शन धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। उद्देश्य नहीं है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। आप राजकोषीय नीति जो पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था जो राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति हेतु आगमों तथा व्ययों की सरकारों द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना ही जो है वो राजकोषीय नीति है। और भारत सरकार की राजकोषीय नीति में करों के माध्यम से धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कर मूल्य स्थिरता प्राप्त करना जो है ये मेनली उद्देश्य ही है। तो यानी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये जो है मेनली राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो इसमें पूछा था उद्देश्य नहीं है तो हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? पहला ऑप्शन उत्पादन नीति, दूसरा ऑप्शन करारोपण, तीसरा ऑप्शन विदेश नीति, चौथा ऑप्शन ब्याज दर नीति। यहां क्वेश्चन पूछा है राजकोषीय नीति का भाग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करारोपण। राजकोषीय नीति का भाग जो है ये मेनली 3 भाग है। कौन कौन? 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। इसमें है आपको करारोपण, दूसरा है सार्वजनिक खर्चा यानी व्यय, करारोपण, सार्वजनिक खर्च और सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला जो ऋण होता है वो सार्वजनिक ऋण कहलाता है, ये आपको मालूम ही होगा। और ये राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? क्या आंसर हो जाएगा? करारोपण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निबल वृद्धि का योग, दूसरा ऑप्शन है चालू व्यय और चालू राजस्व प्राप्तियों का अंतर, तीसरा ऑप्शन है मौद्रिक घाटे और बजट घाटे का योग, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋणादान में हुई निबल वृद्धि। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, राजकोषीय घाटे के संबंध में जो है 1997 में ये कॉन्सेप्ट आया था। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ जो है कुल खर्च, राजकोषीय घाटे का अर्थ जो है ये कुल खर्च बोल रहे हैं तो आपको ध्यान में आना चाहिए। कुल खर्च अगर बोल रहे हैं तो इसमें राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों की बात हो रहा है। ठीक है, दोनों की बात हो रही है। कुल खर्च और कुल प्राप्ति, कुल जब भी बात करेंगे तो यहां भी राजस्व और पूंजीगत दोनों की बात होगा, पर अधिक से है। अगर कुल खर्च जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी कुल खर्च जो होगा वो ज्यादा अगर हो जाएगा, ये कुल खर्च जो अगर ज्यादा हो जाएगा तभी होगा राजकोषीय घाटा। पर अधिक से है
जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। और बजट घाटे में मत यानी राजकोषीय घाटे तभी होगा जब मान लो अगर कुल पूंजीगत प्राप्ति से बाजार से अगर उधार ले लेते हैं, तो बाजार से अगर उधार ले लेते हैं तो फिर तो हम बजट को क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो फिर राजकोषीय घाटों का अर्थ निकल नहीं पड़ता है, क्योंकि जो खर्च होगा, खर्च को हम इक्वल कर देंगे किससे, प्राप्ति से, तो फिर तो कुछ निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये बजट घाटे में बाजार से उधार एवं अन्य देयताओं को सम्मिलित किया जाता है, ये बात आपको मालूम है, क्योंकि बजट को अगर आप देखिएगा ना पूरा सारांश में, तो वहां पे कुल प्राप्ति और कुल खर्च का जो है दोनों को इक्वल दिखा दिया जाता है। तो इसके बारे में, राजकोषीय घाटे के बारे में जो है 1 अप्रैल 1997 को जो है सुखमय नाम याद रखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति की अनुशंसा पर ये लागू किया गया था। किसका कॉन्सेप्ट, राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट जो है लागू किया गया था। तो अपना क्वेश्चन था जो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निवल वृद्धि का योग। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निवल वृद्धि का योग जो है राजकोषीय घाटे का अर्थ है। यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।